हेलो नमस्ते, वेलकम अगेन बच्चे। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक और क्लास 11th का सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये एक अकेला ऐसा टॉपिक है कि आप लाइफ में किसी भी कोर्स को करोगे जहां पर अकाउंटेंसी का जिक्र होगा तो ये टॉपिक जरूर होगा। अगर आप बीबीए करते हैं तो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है, अगर आप बीकॉम करते हैं तो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएगा, अगर आप एमबीए करते हैं तो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएगा, डीएमएस करेंगे तो भी आएगा, और अगर आप सीएस और सीएम में जाते हैं तो भी आएगा। और यही पहला वो चैप्टर है जो लिंक करेगा क्लास 12th को, जो लिंक करेगा क्लास 12th को। तो फाइनल अकाउंट एक बहुत बेहतरीन चैप्टर, एक बहुत कंसेप्शनल चैप्टर, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्लास 11th में इसके दो चैप्टर बनाए हुए हैं एक्चुअली। एक फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट है और एक विद एडजस्टमेंट है, लेकिन कम से कम भी 15 से 20 नंबर ये एग्जाम में आपके आने वाला। एक तो बड़ा क्वेश्चन एडजस्टमेंट में से ही 12 नंबर का आता है, दो 4 मार्कर भी आते हैं, तो 20 तो आप एवरेज बेसिस पर लेके चलो तो 18 to 22 मार्क्स ये चैप्टर आपका वेरी करने वाला है। तो दैट मींस मच इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11 फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और सबसे बड़ी बात नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनल अकाउंट एक बहुत अच्छा चैप्टर है। तो आपके बुक में चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोपराइटर। सोल प्रोपराइटर, सोल प्रोपराइटर का मतलब अकेला मालिक, किसी बिजनेस का अकेला मालिक। ठीक है, इसे हम इस नाम से भी जानते हैं बच्चे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम इस नाम से भी जानते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोपराइटर। तो अगर इस नाम से भी बोला जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है बेटा, अब तक आपने जो पढ़ा है, अब तक आपने जो अकाउंटेंसी पढ़ी है वो कैसे शुरू हुई थी? आपको पता है, आपने अकाउंटेंसी में सबसे पहले जर्नल पढ़ा था, रिकॉर्डिंग। जर्नल के बाद आपने लेजर बनाया था, बिल्कुल बनाया था। लेजर के बाद में आपने ट्रायल बैलेंस बनाया था, बिल्कुल बनाया था। क्या ट्रायल बैलेंस तक आपको यह पता चला था कि किसी बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया? नहीं सर, हमें यहां तक तो ऐसा कुछ पता नहीं चला था। बस ट्रायल बैलेंस में क्या होते थे, हम सारे अकाउंट्स के जो टोटल निकल के आते थे वो लिख दिया करते थे दोनों साइड में, डेबिट और क्रेडिट साइड में। तो सर अब क्या बनेगा बेटा, इसके बाद बनता है फाइनल अकाउंट। जैसा कि इसका नाम है फाइनल, इसके बाद और कुछ नहीं है, ये फाइनल है, ये लास्ट है, इसके बाद कोई और अकाउंट बनेगा ही नहीं, दिस इज लास्ट वन। तो फाइनल अकाउंट का मतलब क्या है कि लास्ट अकाउंट, इसके बाद आप कुछ भी नहीं बनाएंगे। तो ये वो फाइनल अकाउंट ही होता है जो बिजनेस को प्रॉफिट या लॉस बताता है। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, मैं बहुत छोटी छोटी बातें आपसे। अगर कोई आपसे पूछता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट क्या है, तो आप बोलना कि फाइनल अकाउंट आर द एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट यानी बिल्कुल एंड में बनने, आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस के एंड प्रोडक्ट होते हैं, इसके बाद बिजनेस कुछ नहीं बनाता। फाइनल अकाउंट में शामिल है, फाइनल अकाउंट में शामिल है, सबसे पहला है इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहला कौन है? इनकम स्टेटमेंट, जिसके लिए हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। बेटा आगे और बेटर एलिब्रेट करूंगा, अभी आप बस समझेंगे इसको। और दूसरा मेरे बच्चों, एक है इसमें पोजीशन स्टेटमेंट, एक है इसमें पोजीशन स्टेटमेंट, जिसे हम बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। एक इसमें आप नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं। नोट्स टू अकाउंट मतलब जिन चीजों को हमें नोट्स में दिखाना होता है, ड्यू टू फुल्ली डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको पता है कि हम कोई भी चीज हाइड नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों को मैंने कंटीजेंट लायबिलिटी बताई थी, कंटीजेंट लायबिलिटी जो हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन बुक कहती है, अकाउंटेंसी कहती है कि आप उन्हें लिख के दिखाओ, नोट बना के लिख के दिखाओ, लेकिन बताओ, छुपाओ मत। अकाउंटिंग ट्रू एंड फेयर व्यू पर बननी चाहिए। और इसके बाद इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके बाद इसमें कौन होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बेटा ये ओवरऑल पार्ट होते हैं फाइनल अकाउंट के, लेकिन ना अभी आप
ये सब बातें नहीं करने वाले हैं। तो आप जो करेंगे वो इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट के साथ बेसिकली बात, ठीक है। आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी फर्दर टीचर्स की, तो वो आपको सीधा आते कहते हैं जी फाइनल अकाउंट में दो चीजें होती हैं, तो मैं वही बता रहा हूं। लेकिन मैंने आपको पहले बताया क्या है कि फाइनल अकाउंट डेराइव कहां से किया था, इसकी डेरिवेशन क्या है। तो फाइनल अकाउंट का पूरा समझना चाहिए कि जनरल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, और यहां तक भी अभी प्रॉफिट नहीं पता कर पाए थे, तो आज हम पता करेंगे वो प्रॉफिट फाइनल अकाउंट के। गॉट इट? यस सर, वी गॉट इट। हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चे, क्लियर नहीं करता हूं, ठीक है सर। तो प्यारे स्टूडेंट, फाइनल अकाउंट में है दो चीजें। सोल प्रोप्राइटर मतलब अकेला मालिक, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। तो फाइनल अकाउंट में है दो चीजें सर, कौन कौन सी? एक तो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक तो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और एक है बैलेंस, एक है बैलेंस। ठीक है बच्चे, एक ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट है और एक क्या है, बैलेंस शीट है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड अकाउंट का काम क्या होता है? ये प्रॉफिट बताता है। ये क्या बताता है? ये प्रॉफिटेबिलिटी बताता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है। अब एक बिजनेस को ना तीन तरह के प्रॉफिट होते हैं। एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है नेट प्रॉफिट। वैसे मोटा मोटा तो ये दो चीजें ही हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात हम आपसे करेंगे अलग से, छोटे छोटे क्वेश्चंस में इसकी भी बातें आपसे कर सकता है, जानना हमारे लिए जरूरी है। लेकिन कंप्लीट फॉर्मेट में ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दो चीजें मैटर करती हैं। और एक होती है बैलेंस शीट, जो बिजनेस की पोजीशन बताती है। इसे हम क्या बोलते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट। जो बिजनेस की क्या बताती है सर? ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। मैंने कहा जी ओके है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनल अकाउंट के दो बड़े बड़े पार्ट हैं, पहला है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा है बैलेंस शीट। अब एक बच्चा मुझसे बोला सर ये प्रॉफिट जो है वो तीन तरह के कैसे हैं सर? सर एक ग्रॉस प्रॉफिट है, एक नेट प्रॉफिट है। तो बेटा मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या फर्क होता है ये आपको समझना है। देखो, बिजनेस में बहुत सारे तरह के खर्चे होते हैं। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन से सीधे लिंक है, कुछ खर्चे ऐसे हैं, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो प्रोडक्शन से सीधे लिंक करते हैं। तो ऐसे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली जुड़े होते हैं वो बिजनेस के डायरेक्ट एक्सपेंस, वो बिजनेस के डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो प्रोडक्शन से सीधा लिंक होते हैं। तो वो किसी बिजनेस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने में काम आते हैं कि जो जो खर्चे माल को बनाने से जुड़े होते हैं। तो बिजनेस वहां से अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालता है और उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड करता है। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनका प्रोडक्शन से कोई लिंक नहीं होता लेकिन बाद में भी होते हैं सर, जैसे बैड डेप्ट। आपने उधार सामान बेच दिया किसी को और बाद में पता चला तो यार बैड डेप्ट हो गए, अब बैड डेप्ट तो नुकसान है। या फिर आपने चैरिटी दे दी, चैरिटी आपने दे दी, बहुत सारे हैं, मैं सारी बात आपसे डीपली करने वाला हूं, बहुत सारे। तो अब आपको क्या जानना है कि आपके सामने है तीन चीजें, एक है ट्रेडिंग अकाउंट, एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक है बैलेंस शीट। तो आप फोकस करेंगे मेरे साथ इसमें, मैं आपके साथ फॉर्मेट बनाने वाला हूं इनका, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। प्यारे बच्चों, कुछ लोग इसको अलग अलग भी बनाते हैं और कुछ लोग इसको एक साथ ही बनाते हैं। आपका जो मन करे आप वो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर आपसे कुछ भी नहीं बोलने वाले हैं। तो मैं आपको फिलहाल तो अलग अलग ही बताऊंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसा होता है और इसके बारे में आपसे पूरी बातें भी करूंगा। अच्छे से आपको मेरा साथ देना है और चीजों को समझने की कोशिश। ट्रेडिंग अकाउंट, ये इसकी डेबिट साइड होती है, ये इसकी क्रेडिट साइड। यहां हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, रुपीज, पर्टिकुलर्स। ठीक है बच्चे, स्टूडेंट ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है उसके क्रेडिट साइड में दो चीजें आती हैं बस। पहली चीज है सेल्स, पहली चीज है सेल्स। सेल में से माइनस करना सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस कर लेना सेल्स रिटर्न और फिर डालना नेट। सेल में से माइनस कर लेना सेल्स रिटर्न और फिर डालना नेट।
और दूसरी चीज यहां पर आएगी क्लोजिंग स्टॉक। दूसरी चीज यहां पर क्या आएगी? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है सर, हम इस बात को समझ गए। इसके डेबिट साइड में सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले कौन आता है? ओपनिंग। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आते हैं परचेज। लेकिन अगर कोई रिटर्न है तो परचेज रिटर्न को आप माइनस कर लेना और जब एग्जैक्टली फिगर यहां पर लिख दे। सर ठीक। इसके बाद आप यहां पर लिखेंगे डायरेक्ट। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? डायरेक्ट। अब बेटा आपको करना है टोटल। अब आपको क्या करना है? इसका टोटल करना है। सर अगर ये वाली साइड ज्यादा आ जाती है तो आप इनमें से इन खर्चों को माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। सर ये भी ज्यादा आ सकता है कि? हाँ जी बिल्कुल आ सकता है। तो अगर वो ज्यादा है तो ग्रॉस लॉस। तो ये आपकी बैलेंसिंग फिगर हैं। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर हैं कि एक टाइम पर या तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट होगा या आपको ग्रॉस लॉस होगा। सर फॉर्मेट तो हमें समझ में आ गया है, लेकिन हम थोड़ा सा डीपली जानना चाहते हैं इस बात को। तो अब आप बेटा मेरे पॉइंट्स पे फोकस करो, आपको हर बात डीपली समझ। ट्रेडिंग अकाउंट इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन। अगर थोड़ा बड़े लेवल पे पढ़ोगे ना तो इससे पहले मैन्युफैक्चर अकाउंट भी बनता है, लेकिन मैं अभी वो बात नहीं कर रहा हूं। तो ट्रेडिंग अकाउंट किससे जुड़ा हुआ है? मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। इट इज ऑफ नॉमिनल नेचर। ये बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि ऐसा कोई भी अकाउंट जो प्रॉफिट या लॉस निकालता है वो नॉमिनल नेचर का होता है। और क्या पता कोई अच्छा टीचर आपसे ऑब्जेक्टिव बना के पूछे कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसा नेचर का है, रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, तो आप कहना नॉमिनल है सर, नॉमिनल नेचर का है। तो ऑल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। सारे खर्चे हमेशा डेबिट साइड आएंगे और ऑल इनकम हमेशा क्रेडिट। तो ये बात इंश्योर कर लेना कि ट्रेडिंग के डेबिट में केवल खर्चे आते हैं और ट्रेडिंग के क्रेडिट में केवल इनकम आते हैं। किसी भी नॉमिनल अकाउंट, जिंदगी में कभी भी कोई भी नॉमिनल अकाउंट बनाने वाले हो तो उसके डेबिट साइड में एक्सपेंस आते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम आती है। बात आपको भूलनी नहीं है। क्लियर है? अब डायरेक्ट एक्सपेंस मीन्स expenses related directly to the production। डायरेक्ट एक्सपेंस केवल वो खर्चे हैं जो सीधे सीधे प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं। सर इनके कुछ एग्जाम्पल हैं क्या आपके पास? बेटा मैं आपको नाम बता रहा हूं, एग्जाम्पल आपको यही नाम मिलेंगे आपके क्वेश्चन। सबसे पहले वेजेस और सैलरीज में जमीन आसमान का फर्क है। वेजेस होते हैं मजदूरों को जो दिया, जो प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, वेजेस मजदूरी, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। सैलरी वॉचमैन को भी मिलती है, सैलरी ड्राइवर को भी मिलती है, खर्चा तो वो भी है, लेकिन एक सीधा प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है और सैलरी प्रोडक्शन से लिंक नहीं है। सैलरी प्रोडक्शन से लिंक नहीं है, खर्चा तो है लेकिन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट केवल वो खर्चे हैं जो सीधा लिंक करते हैं प्रोडक्शन से, तो वेजेस में और सैलरी में आपको पता होना चाहिए, वेजेस मजदूर को मिलते हैं जो माल बनाता है, सैलरी वॉचमैन स्वीपर भी लेते हैं लेकिन प्रोडक्शन नहीं करते, तो वो इनडायरेक्ट हो। ठीक है सर। वेजेस, कैरेज, कार्टेज या फिर फ्रेट। इनवर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड हेयर, इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ये होते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस। कैरेज इनवर्ड मतलब सामान खरीदा, कैरेज दिया, माल लाने के लिए कैरेज दिया। आउटवर्ड मतलब माल भेजने के लिए। खर्चे दोनों है, एक प्रोडक्शन से पहले का है, एक प्रोडक्शन के बाद का है।
तो प्रोडक्शन से पहले के सारे खर्चे, जब तक गुड्स का प्रोडक्शन होता है तब तक के सारे खर्चे डायरेक्ट होते हैं, बस ये यहां पे सेट कर लो। और प्रोडक्शन के बाद के सारे खर्चे इनडायरेक्ट होते हैं। आती है मेरी बात समझ? तो ये कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, इनके इनवर्ड जो होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, आउटवर्ड इनडायरेक्ट होते हैं। होते वो भी खर्चे बेटा, लेकिन वो इनडायरेक्ट। ठीक है सर। फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस, फैक्ट्री से जुड़े हुए खर्चे। मान लो आपसे कोई कहता है फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग, फैक्ट्री बिल, तो फैक्ट्री लग गया ना, फैक्ट्री में तो माल बनता है, ऑफिस में तो माल बनता नहीं, फैक्ट्री में तो माल बनता है। तो अगर फैक्ट्री वर्ड लग गया तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ट्रेडिंग में लिख दें, सिंपल। ठीक है सर। फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर ऑब्वियसली बात है, मशीनों में फ्यूल डलेगा। हीटिंग एंड लाइटिंग, वाटर सप्लाई, एनी एक्सपेंस ऑन परचेज, एनी एक्सपेंस ऑन परचेज, परचेज पे होने वाला कैसा भी खर्चा, परचेज पे होने वाला कैसा भी खर्चा वो क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो मैंने कुछ अच्छे नाम आपके सामने लिख दिए हैं, थोड़ा सा और लिख देता हूं, बात अलग है, आपको 11th में दिखेंगे नहीं ये। टॉक एंड ड्यूज, टॉक एंड ड्यूज जो पोर्ट्स वगैरह पे हम पे करते हैं, टॉक एंड ड्यूज, और ऑक्ट्रोई चार्जेस, ऑक्ट्रोई चार्जेस होते हैं, चुंगी कर, टोल टैक्स काइंड ऑफ जो होते हैं। वैसे ये आपके बुक में नहीं मिलते इतना, लेकिन बाकियों में से कुछ में मिल सकता है। तो आपको डायरेक्ट एक्सपेंस की मैंने लिस्ट दे दी है, इनमें से कोई भी खर्चा कभी भी आएगा तो उठा के इस लिस्ट में डाल। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ट्रेडिंग अकाउंट हम कैसे बनाएंगे। अब अगर आपकी इनकम साइड ज्यादा है तो उधर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, और उधर की साइड ज्यादा है तो ग्रॉस लॉस आएगा। सर प्रॉफिट क्या वास्तव में प्रॉफिट है? नहीं सर, कैसे वास्तव में प्रॉफिट है? अभी तो इस प्रॉफिट में से और भी खर्चे होंगे। कैसे? सैलरी भी तो दी है, बेड डेप्ट भी होंगे, और बिल बनाते हो प्रिंटिंग स्टेशनरी, वो भी खर्चे होंगे। खर्चे तो अभी तो बहुत सारे हैं। हाँ सर बहुत सारे हैं। हाँ सर, जब वो खर्चे निकाल देंगे तो नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, इसका मतलब कि अभी नेट प्रॉफिट दूर है। तो बिल्कुल दूर है। ठीक है बेटा, तो आपने अच्छे से नोट किया होगा, आपने भी बहुत अच्छे से नोट किया होगा। अभी मैं इस वाले सेक्शन को यहां से हटाने वाला हूं, क्योंकि मेरा काम अभी इसके ऊपर। ठीक है बच्चे, तो मैं उसको हटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करते हो साथ में, वो तो आपको पता ही होगा क्या करते हो आप लोग। लो जी। ठीक है सर, तो ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट की बात चल रही थी अभी। मैंने थोड़ा सा कर दिया। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। एक्चुअली अभी हमें बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट पता नहीं चला है, एक्चुअली अभी हमें बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट पता नहीं चला है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के बाद ही हमें बिजनेस का सही प्रॉफिट पता चलता है। तो सही है सर, बना दो ना इसको भी फिर। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट यहां से आया है, ये सबसे पहले आप यहां लेके आएंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। इन केस अगर लॉस आया है तो उसे आप इधर ले, ग्रॉस, एक टाइम पे तो एक ही अपीयर होगा। हाँ जी। अब बेटा जो कोई भी अदर इनकम है, जो सेल से अलग कोई भी अदर इनकम है, आप उसे यहां लिखिए, अदर इनकम। कोई भी अदर इनकम, जैसे कमीशन रिसीव्ड हो सकता है, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड हो सकता है, रेंट रिसीव्ड हो सकते हैं, बेड डेप्ट रिकवर्ड हो सकते हैं। मैं सिंपली एक बात बोल रहा हूं, सेल से अलग कोई भी इनकम जो आपको लग रही है इनकम है, इधर आ जाएगी। और थोड़ी देर के लिए, अभी अभी के लिए बस इतना हो जान लो, प्रोविजन फॉर डेटर्स अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो वो भी आपको क्रेडिट में ही लिखना, वो भी आपको क्रेडिट में लिखना होता है। इसके बारे में बात करूंगा एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में, अभी के लिए रट लो बस थोड़ा सा कि अगर यहां पे दिया है तो यहीं पर दिया। फिर सर इधर क्या आते हैं बेटा, इधर आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उन खर्चों को छोड़कर जो अभी यहां थे, उन खर्चों को छोड़कर जो अभी यहां थे, वो सब इसमें आते हैं।
सर जैसे रेंट, सैलरी, कोई भी आउटवर्ड खर्चा, कोई भी आउटवर्ड खर्चा, सर कुछ नाम और, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रिपेयर्स, ट्रेड एक्सपेंसेस। कभी ट्रेड एक्सपेंस नाम सुन के अरे कह दो यार ट्रेड है तो ट्रेडिंग में, ना ना, ट्रेड मतलब बिजनेस के खर्चे हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। सर कितना बड़ा लिखोगे बेटा, बस बस आप समझ जाओ खुद ही, मैंने बता दिया, मेरा मुद्दा क्लियर हो गया होगा आपको। जो भी खर्चे वहां नहीं थे वो सब यहां आ जाएंगे, फिर आप टोटल कर लेना, इधर का टोटल कर लेना, इधर का भी कर लेना, इसे माइनस कर लोगे तो आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, और अगर ये वाली साइड ज्यादा आ गई तो नेट लॉस। लेकिन एक टाइम पर मेरे बच्चों एक ही मिलेगा, एक टाइम पर एक ही मिलेगा। तो मैंने जो नाम लिखे आप ये समझ जाएंगे, आपको याद रहेगा? हाँ सर बिल्कुल रहेगा। और इसमें कुछ अच्छे नाम ऐसे भी आ सकते हैं, यहां लिख दो एक आधा नाम और, डिस्काउंट अलाउड, ये बहुत मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन आपने पे किया है, ये बहुत मिलेगा। तो इनको भी याद रखना। इवन आपको पता है आप इंटेलिजेंट बच्चे, लेकिन फिर भी जो जो मेरे दिमाग में भी तेजी में आए हैं मैंने आपको बता। इसके बाद मेरे बच्चों आपको नेक्स्ट फॉर्मेट जो बनाना है वो बनाना है बैलेंस। अब ये है आपकी बैलेंस। यहां पर आपको पता है लाइबिलिटीज होती, यहाँ आपकी एसेट्स होती है, और एज एट 31 मार्च जो भी आपका ईयर है उस दिन हम बैलेंस शीट। ठीक है सर, शुरुआत कैसे करते हैं? सबसे पहले आप हमेशा कैपिटल, सबसे पहले आप क्या डालेंगे यहाँ पर? कैपिटल, क्योंकि कैपिटल आपको पता है इंटरनल लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी, सबसे पहले आप कैपिटल डालेंगे, क्वेश्चन आपको देगा। उसके बाद कोई ड्राइंग्स आपने करी है, कोई आपने ड्राइंग्स करी है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो LIC प्रीमियम की फॉर्म में हो सकती है, वो वेल्थ टैक्स हो सकता है, वो वेल्थ टैक्स हो सकता है, वो इनकम टैक्स हो सकता है, वो इनकम टैक्स किसी भी नाम से है ड्राइंग की। प्लस ये जो नेट प्रॉफिट यहां से आए हैं, क्योंकि ये प्रोपराइटर मालिक को ही देने होते हैं, इन्हें आप प्लस कर, अगर नेट लॉस हुआ तो बेटा माइनस कर। ये तो आप खुद भी इंटेलिजेंट। हाँ, उसके बाद लोन नाम की कोई लायबिलिटी मिले, डिबेंचर आपने BST में पढ़े हैं, हालांकि डिबेंचर आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पर, कंपनी में होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। लोन मिले, डिबेंचर मिले, क्रेडिटर मिल सकते हैं लायबिलिटी में, बिल पेबल मिल सकते हैं लायबिलिटी में, बैंक OD मिल सकते हैं, रिजर्व आपने पढ़ ही लिया, रिजर्व प्रॉफिट का हिस्सा कोई रिजर्व आपको मिल जाए, सर और कोई लायबिलिटी? बेटा वैसे तो मेन तो यही होती है, बाकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एडवांस इनकम, ये आपकी लायबिलिटी, आपका इन्हीं में काम हो। एसेट्स में सबसे पहले आपको पता है लैंड एंड बिल्डिंग होती है, इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स ये हो सकता है, पिक्चर्स भी बोल सकते हैं इसको, कोई भी वर्ड जिसके आगे प्रीमाइसिस लिखा हो, कोई भी वर्ड जिसके आगे प्रॉपर्टी लिखा हो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, स्टॉक हो सकते हैं, डेटर्स हो सकते हैं, बिल रिसीवेबल हो सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस हो सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक होता है बेटा, ध्यान रखना, स्टॉक का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक से होता है, कैश इन हैंड हो सकता है, और कैश एट बैंक। तो ये आपका मेजर है। तो आप यहां पर जब पूरा क्वेश्चन कर लेंगे तो आपकी बैलेंस शीट ना मैच हो जाएगी, आपकी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी, एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट लाइक कि सर हो गया, हमारा काम हो गया, बैलेंस शीट मैच हो गई और क्वेश्चन सही हो गया हमारा। तो ये हमारा फॉर्मेट है चैप्टर का। बस मैं एक बात आपसे और बताऊंगा, और फिर मैं खुद ही चाहूंगा कि इस बार मेरे क्वेश्चन किए बिना आप ट्राई करो कि हम कैसे क्वेश्चन करते हैं। सुनो जी ये बात, नोट, समटाइम्स
we are given adjusted purchase in question. कभी कभी हमें क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज गिवन होती है। आपको पता है एडजस्टेड परचेज का मतलब वास्तव में क्या होता है? एडजस्टेड परचेज इक्वल्स टू होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहां पर मेरे बच्चों परचेज का मतलब नेट परचेज से होता है और नेट परचेज परचेज माइनस परचेज रिटर्न को बोलते हैं ना। तो एडजस्टेड परचेज ओपनिंग स्टॉक ये होता है, तो ये आपके एडजस्टेड परचेज है। तो कभी कभी आपको एडजस्टेड परचेज गिवन होती है। इन सच सिचुएशन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक आर नॉट रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। ऐसे केस में हम ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड नहीं करते। ओनली एडजस्टेड परचेज इज रिकॉर्ड। केवल एडजस्टेड परचेज को ही रिकॉर्ड करते हैं ऑन डेबिट, वो भी डेबिट, ठीक है। तो अब आप अपनी बुक से कुछ क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं जिसमें आपको कंप्लीट बैलेंस शीट बनानी हो, कंप्लीट बातें करनी हो। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप फॉर्मेट देख के चीजों को ट्राई करें और मेरी अगली वीडियो जो आएगी उसमें इस चैप्टर के क्वेश्चंस कुछ 3-4-5 क्वेश्चंस लेके मैं आपके साथ आऊंगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।